पीनियल ग्लैंड की बात करें तो ओरिजिन एक्टोडर्मल है, क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है। नर्वस सिस्टम की ओरिजिन भी एक्टोडर्मल ही है। आपका डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन में है, तो डायनसेफेलॉन के डोर्सल साइड मतलब बैकवर्डली है। इसको हम एक और नाम देते हैं एपिफाइसिस सेरेब्री। आपको ये याद रखना है, जैसे आपका हाइपोथैलेमस था वैसे ही ये ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। एमिनो एसिड डिराइव्ड इसका जो हार्मोन है वो है, और हार्मोन का नाम याद रखना है मेलेटोनिन। एक हार्मोन ये सिक्रीट करता है पीनियल बॉडी। अगर आप देखोगे तो ब्रेन में आपका ये फोर ब्रेन के पार्ट पे इधर पीछे पीछे है, आगे की तरफ नहीं, बैकवर्डली है। और अपन देखेंगे तो पिट्यूटरी कहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ आपको दिख रहा है, हाइपोथैलेमस इसके ऊपर है। तो इन तीनों ग्लैंड्स का नाम जरूर याद रखना जो आपके ब्रेन वाले। अभी लास्ट में अपन बात करेंगे कौन से रीजन में आपने कौन कौन सा ग्लैंड पढ़ा है। अब इनका फंक्शन देखना है। पीनियल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, मेलेटोनिन का जो फंक्शन है वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स। आपका जो 24 घंटे का साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। जो बॉडी का एक रिदम है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, कि आपको कब जगना है कब उठना है, बॉडी का हर एक अपना एक टाइम पे एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे अपन बात करें तो रात में हम उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते जैसा अभी हम कर पा रहे हैं, है ना। या फिर आप ऐसे समझ लो कि डे नाइट का जो हमारा साइकिल है इसको हम चेंज करना चाहें तो हमारी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होएगी। जैसे अपना वो रीजनल क्लॉक चेंज हो जाता है, यहाँ से आप चले गए मान लो कि लंदन चले गए, तो वहाँ का बायोलॉजिकल क्लॉक, यहाँ टाइम पीरियड अलग अलग है उतना ही टाइम पीरियड 24 घंटे का ही है, लेकिन यहाँ जो जितना टाइम पे सनराइज होता है वहाँ उतना टाइम पे नहीं होता। वो कुछ लेट होगा या फिर पहले होगा, जैसा भी होगा। आप देख लेना इंडियन क्लॉक और वहाँ का क्लॉक में कितना घंटे का गैप है, 4-5 घंटे का गैप होगा। तो इतना गैप आपकी बॉडी वहाँ जाएगी अगर ना उधर रहने के लिए, तो वो एडजस्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सर्केडियन रिदम। इसको नहीं समझना है कि हमें सोना जगना खाना पीना, ये सर्केडियन रिदम नहीं, ये बॉडी की जरूरत है, ये हमें करना है। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है कि जो 24 घंटे का टाइम पीरियड है उस 24 घंटे के टाइम पीरियड को कितने टाइम के लिए हमें, हमारा वो नाइट वाला पीरियड है और वो कब से कब तक का है, कितने बजे सनराइज होता है कितने बजे सनसेट होता है, और कब से कब तक का डे पीरियड है। जैसे अपन बात करें तो हमारे इधर की बात करें तो 5-5:30 से 6 के बीच सनराइज हो जाता है। ठीक है, अब यही सनराइज किसी दूसरी कंट्री में मान लो कि 11 बजे हो रहा है, तो हमारी बॉडी के लिए तो वो ठीक नहीं है। आप अगर ऐसा करो कि आपकी बॉडी यहाँ से उठा के वहाँ ले जाए तो आप 11 बजे तक सो पाओगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा एडजस्ट करने में। मीन्स 11 बजे तक सोना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। आप यहाँ इंडिया में आप पूरा कमरा पैक करके सोने की कोशिश करो, नहीं सो पाओगे। एग्जाम्पल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप अवेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर। इसको मेनली ये स्लीप अवेक साइकिल को और बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है उसको मेंटेन करता है। लेट नाइट जगने का एक आपको सबसे बड़ा अपनी बॉडी पे आप फील कर सकते हो कि हमारा बॉडी को डिस्टर्ब हमने कर रखा है। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है अगर आपकी बॉडी का साइकिल डिस्टर्ब है तब। फीवर नहीं कहेंगे बट हाँ ये कह सकते हैं कि हमारा बॉडी फीवर की कंडीशन में जा सकता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहेगा हमेशा। इसका एक और इन्फ्लुएंस है मेटाबॉलिज्म पर, पिगमेंटेशन पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। अब जिसको जितना डिस्टर्ब करना है वो कर लो, हमने अपना काम कर दिया। आपके बीएमआर को भी चेंज करता है। ठीक है, पिगमेंटेशन, स्किन में मेलानिन पिगमेंट का भी अमाउंट बढ़ाता है घटाता है। मतलब आप ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे अपने सर्केडियन रिदम को तो आपका पिगमेंटेशन बढ़ता जाएगा। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स के लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, और तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने का शौक है फ्रीडम के नाम पे, कि नहीं हमें तो भाई हमारा मर्जी है, हम रात के 12 बजे सोएंगे 1 बजे सोएंगे, हमें ये करना है वो करना है, करो। लेकिन डिस्टर्ब होएगा किसके साथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल का तो चलता नहीं भाई, अपन ऐसा तो है नहीं, है ना। और फीमेल बॉडी का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा तो आप समझ सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी आएंगी, एक नहीं बहुत सारी आएंगी। एंड बॉडी का जो डिफेंस कैपेबिलिटी है जिसे आप इम्यूनिटी कहते हो,
ये भी आपका कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, डिफेंस कैपेबिलिटी, इम्यूनिटी भी आपकी कमजोर हो जाती है। तो सर्केडियन रिदम कर डिस्टर्ब करने का इम्पैक्ट क्या क्या है, एक जनरल सा आपको ये इम्पैक्ट बता रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं है ये, लेकिन इतनी भी बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये सब जो हमारा सराउंडिंग जो सोसाइटी है उसमें ये सब बातें बकवास मानी जाती हैं। वहाँ तो बातें ये मानी जा रही है जो लोग कर रहे हैं वही हम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको वो सही लगने लगा है, अभी उतनी एज तो हुई नहीं है तो आपको सही कैसे लगेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। इट रेगुलेट्स सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आपका इम्पैक्टेड होगा। आप अगर इसको सर्केडियन रिदम को क्या करते हो, इनहिबिट करते हो। अब जरा देखो, डे पीरियड है तो इसका क्या होता है, पीनियल बॉडी का इनहिबिशन, पीनियल बॉडी अपना काम नहीं कर पाता है। अब जब डार्क पीरियड होता है तो ये स्टिमुलेट होता है और मेलेनिन का सिक्रीशन होता है, और मेलेटोनिन का सिक्रीशन होता है, और मेलेटोनिन अपना काम जो बॉडी का है वो करेगा, ठीक है। जो आपने इन्फ्लुएंसेस देखे, फंक्शन देखे जिसको ये इम्पैक्ट करता है ना, नॉर्मल में आपका साइकिल है ना। अगर ये कम होता है तो आपका जैसे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करेगा। अब रात में अगर आप जग रहे हो और मेलेटोनिन सिक्रीट होगा नहीं, जगने का मतलब है कि आप किसी लाइट में रहोगे और लाइट आपका मेलेटोनिन को सिक्रीट करने नहीं देगा, तो बीएमआर बढ़ा रहेगा, पिगमेंटेशन बढ़ा रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और डिफेंस कैपेबिलिटी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब रात के 2 बजे तक लाइट जला के बैठे हो तो पीनियल बॉडी तो नहीं काम कर रहा है ना 2 बजे तक, बट इन जनरल जो गांव में कोई है वो आपका 9-10 बजे सो जाता है, तो उसका तो बॉडी रिलैक्स है, ब्रेन वो आंख बंद करके सो रहा है मस्त, उसका तो काम कर रहा है। तो किसके साथ अच्छा होने वाला है, किसके साथ बुरा होने वाला है। हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। मेलेटोनिन प्रोड्यूस करा जाता है पीनियल ग्लैंड से, एंड ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, विच हार्मोन इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड और डिफेंस कैपेबिलिटी। तो आपका मेलेटोनिन आंसर होगा, ये अभी आपने जस्ट देखा ही है ना। उसके बाद है नेक्स्ट ग्लैंड पैंक्रियाज, और ये इंपॉर्टेंट है और ये आपका पढ़ा हुआ भी है। 10th में पैंक्रियाज के बारे में अपन बात करते हैं। पैंक्रियाज के लिए 2-3 बातें आपको याद रख लेनी है। इसको एक पहले तो ये नाम याद रखना है कि इसको बोला जाता है क्या, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, या फिर एक और नाम दिया जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं पहले ये समझ लो, या हेट्रोक्राइन क्यों बोलते हैं। तो ये ग्लैंड दोनों नेचर शो करती है, एक्सोक्राइन की भी तरह, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, दोनों नेचर शो करती है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। अब पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट को बोला जाता है एसिनी। क्या बोलते हैं, एसिनी। इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो एसिनी इनको बोला जाता है। एंड एंडोक्राइन पार्ट को बोला जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक। तो ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है। अगर इनके कॉम्पोजिशन पे जाओगे तो ये 99% ऑफ पैंक्रियाज यही बनाता है, एसिनी से बना होता है। 1% अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो आप आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से बना हुआ होता है। अब इसकी पहले तो हमें लोकेशन समझ लेनी है, तो लोकेशन आपका ये रहा, इधर पैंक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल में ड्यूडेनम में खुलता है, ड्यूडेनम के साथ बनाते हैं ना डायग्राम, है ना। तो किडनी के पोजीशन पे डोर्सली आपका किडनी होता है, वेंट्रली ये पैंक्रियाज होता है, मतलब आगे की तरफ पैंक्रियाज है, पीछे की तरफ क्या है, ठीक है। इसकी ओरिजिन की बात करोगे तो एंडोडर्मल है, एलोंगेटेड ऑर्गन है, दोनों सी शेप्ड ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। आपने ये सब 10th में बना रखा है। हेट्रोक्राइन, मिक्स या कंपोजिट ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं, दोनों नेचर शो करता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो पोर्शन है इनका वो किसी हार्मोन का सिक्रीशन एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। अब यहीं पे आपको ये बात लिख लेनी है, ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है इनका, एक्सोक्राइन पार्ट इनका सिक्रीट करता है क्या, एंजाइम्स का, और एंडोक्राइन पार्ट जो होगा वो आपको पता है क्या सिक्रीट करेगा, हार्मोन्स का।
ठीक है। इस एंजाइम का मतलब क्या हुआ, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े थे आप लोगों ने, याद है किसी को? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और हाँ जी, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, है ना। तो ऐसा कई हार्मोन आपने पढ़ा हुआ था। एक्सोक्राइन पोर्शन इनका सिक्रीट करता है एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स होते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट करता है हार्मोन्स जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है। अब यहाँ पे इनके पार्ट्स की बात करें तो 98 to 99% ये 1 से 2% तक बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसएनई। उधर आपने नाम देख लिया, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना। और ये अपना सिक्रीशन इनके कॉम्पोजिशन पे देख लो, ये आपके स्ट्रक्चर हैं एसएनईज के। ये इनका सिक्रीशन डक्टेड होता है क्योंकि एक्सोक्राइन है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, डक्टेड ग्लैंड हुआ। तो ये अपना सिक्रीशन एक डक्ट में, एक कैविटी में सिक्रीट करता है, फिर वो कैविटी डक्ट में ओपन होती है एंड ये डक्ट इनका पैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाएगा। और वो पैंक्रियाटिक डक्ट इधर आपके ड्यूडेनम में आके खुलता है, तो इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन पोर्शन हुआ। अब जो इनका एंडोक्राइन पोर्शन है, ये वाला जो आपको बना हुआ दिखा हुआ स्ट्रक्चर है, ये अपना सिक्रीशन अपने सराउंडिंग में ही सिक्रीट कर देता है एंड ब्लड में ऐड होकर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपका वो क्या करेगा, पूरी बॉडी के जहां तक उसको जाना है वहां तक जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर को बाहर दिखाया गया है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जस्ट अ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल, एंड वो अपने हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। ये इनका एपिथेलियल सेल से एक कैविटी बनती है, इसमें ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं एंड देन ये आगे फर्दर डक्ट, इनका वेल डेवलप्ड डक्ट सिस्टम है और उस डक्ट सिस्टम की अपनी ओपनिंग है इधर ड्यूडेनम में और वहां तक वो आता है। ठीक है। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के लिए आपको बात समझ के रखनी है। एंडोक्राइन पार्ट की बात कर ले पहले। तो एंडोक्राइन पार्ट जो इसका नाम है वो याद रखना है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, है ना। अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन का, ग्लूकागॉन इनका एक हार्मोन है, एंड बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन का। अब इन दोनों का काम समझना है, ये दोनों करते क्या है ये अपन को समझना है। एक ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का स्ट्रक्चर है और इनका सिक्रीशन। वैसे तो इनके पास एक और आपको सेल दिखेगा, डेल्टा सेल भी, बट ये इसका सिक्रीशन जो है वो आप लिख लो सोमैटोस्टैटिन, और ये अभी इसका जो फंक्शन है वो अननोन है, नहीं पता है। तो कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि इस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, कुछ का मानना है, बट कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अभी सिर्फ 2 ही हार्मोन का नाम आपको याद रखना है, इंसुलिन और ग्लूका। पीपी सेल इनके जो नरिशमेंट के लिए सेल्स हैं। अब इन दोनों हार्मोन का जो रोल है वो ये क्या है वो देखो। एक आपने ग्लूकोज पढ़ा है, डाइजेशन के बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट इसी में कन्वर्ट होता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होगा ब्लड में, एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज को बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखा जाता है। ये काम है इंसुलिन का। ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन कौन कराता है? इंसुलिन। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन जाता है, कम होता है, तब सेम प्रोसेस हमारी उल्टी चलती है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज ना लिखा जाए तो ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करा जाएगा वो एक्स्ट्रा नहीं होगा, वो जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल होएगी, इसलिए इसको कन्वर्ट करा जाता है। और ये काम करता है आपका ग्लूकागॉन। ये जब भी जरूरत होती है तब ये ग्लूकागॉन का काम है। बस इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ नहीं। एक दूसरे का जस्ट अपोजिट वर्क है इनका। तो कब
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, मतलब कब इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाना है, कब ग्लूकागॉन का सिक्रीशन बढ़ाना है, ये बॉडी अपना एडजस्ट कर रहा होता है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है। और उसके साथ साथ सोमेटोस्टेटिन का भी कुछ माना जाता है कि भाई ये कन्वर्जन, ये इनके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। तो ग्लूकागॉन की बात करें तो क्या क्या याद रखना है, सिक्रीशन कौन करता है, तो अल्फा सेल। नेचर क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्ट्स मेनली ऑन लीवर सेल्स, हिपैटोसाइट जिसे कहते हैं। ग्लाइकोजन का स्टोरेज मेनली होता है लीवर सेल्स में, या जिसे हम लीवर, अपने लीवर का नाम तो सुना ही है ना। तो लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। ये करता क्या है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये जो आपका ग्लाइकोजन है, इसी में वर्ड क्या ऐड कर देना है, बस इतना, ग्लाइकोजेनोलिसिस। और लिसिस का मतलब क्या था, ब्रेक डाउन। तो लीवर सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, तो इसको क्या करता है, ये ब्रेक कर देगा। तो किस में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज में। जब ब्लड शुगर लेवल कम जाता है, डाउन जाता है तब, एंड रिजल्टिंग इन द क्या होगा, इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। मतलब कैसा कंडीशन कॉज करता है, हाइपर ग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द ब्लड ये इंक्रीज करता है। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। बताओ क्या इसका मतलब है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, नॉन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट। नॉन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट से भी ये ग्लूकोज बना देता है, जो अपन ने पीछे डिस्कस करा हुआ था, है ना। एंड विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स क्या, हाइपरग्लाइसेमिया, ये भी ब्लड शुगर को ही बढ़ा रहा है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो आपका ग्लूकागॉन है, रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को। जो सेल जिस रेट से ग्लूकोज का यूज कर रहा होता है, वो अपटेक को कम कर देता है। मतलब जो सेल जिस रेट से ग्लूकोज को खा रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है, उसका अपटेक कम कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड में ग्लूकोज बचेगा। तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन करा जा सकता है, मेंटेन किया जाता है। दस ग्लूकागॉन इज अ हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकागॉन एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। मतलब क्या है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन है, मतलब आपको डायबिटीज की कंडीशन में ले जाने वाला हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है, अब देखो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के बारे में ही सोच के हमें रखना है कि डायबिटीज हो जाएगा, हमेशा ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, नहीं। अब मान लो कि आपके ब्लड का शुगर लेवल डाउन चला गया, तभी तो प्रॉब्लम ही है। बीपी लो हो जाएगा, आपकी बॉडी की एनर्जी इतना डाउन हो जाएगी कि आप अपना जरूरत का काम नहीं कर पाओगे, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी तो जरूरी है ना मेंटेन करना। कम हो रहा है, मान लो, ऐसा तो है नहीं कि आपका पूरे 365 डेज एक जैसे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खाना नहीं मिलता, टाइम पे नहीं मिलता, तो आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करते हो, तो क्या जरूरत है, बैलेंस तो जरूरी है ना। उस बैलेंस उस टाइम पे, उस एडवर्स सिचुएशन में यही काम करता है कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको भाई यूज में लाओ, और यूज में आएगा तो आपको उस मीन्स आपकी बॉडी एक ही सिचुएशन, एक ही कंडीशन, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, बॉडी फ्लूइड का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनका हार्मोन्स का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा ही रहेगा। और इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है, जो आपका एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करना, कन्वर्ट करना। और इंसुलिन काम यहाँ वो भी लीवर सेल के ऊपर काम करता है, एडिपोसाइट्स के ऊपर काम करता है। एडिपोसाइट सेल्स कौन सी होती हैं, एडिपोज टिश्यू जो आपके स्किन के नीचे होता है, जहां पे फैट स्टोर होता है ना। इन्हीं सेल्स में
इन्हीं सेल्स का क्या इंक्रीज करता है, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को एंड यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। यूटिलाइजेशन को भी इंक्रीज करता है एंड अपटेक को, सेल ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ले, क्योंकि ये ब्लड सेल्स तो है नहीं, एक लीवर का सेल है, लीवर एक ऑर्गन है, और ये स्किन के नीचे का सेल है, तो ब्लड से ग्लूकोज हमारा कम हो जाएगा। अब जब ब्लड से ग्लूकोज कम हुआ तो ब्लड का ग्लूकोज कंसेंट्रेशन भी मेंटेन रहेगा, है ना। अब ये सारा स्टोर हो जाएगा, एज रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन ब्लड डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, मतलब कम होना, ब्लड में ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन कम होना, हाइपोग्लाइसेमिया। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड जिसे हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूको मीन्स ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस एंड इन द टारगेट सेल्स, मतलब टारगेट सेल वही लीवर सेल एंड एडिपोस टिश्यू। द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन जॉइंटली बाई इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एक है जो ब्लड में ग्लूकोज को ऐड करता है, कौन ऐड करता है, ग्लूकागॉन, और एक है जो ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स में क्या करता है, अपटेक बढ़ाता है एंड इस कन्वर्जन भी करता है ग्लूकोज का, किसमें, ग्लाइकोजन में। अपटेक का मतलब इनटेक बढ़ा देता है सेल का, कौन, इंसुलिन, उसके साथ साथ उसका कन्वर्जन भी वो उनमें करवाना शुरू कर देता है। इस पिक्चर को देखो, इंसुलिन का काम आपको दिख रहा है, ये आपका इंसुलिन, यहाँ सेल के पास रिसेप्टर होगा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जैसे इधर आता है तो ग्लूकोज एंट्री जो सेल में है वो बढ़ जाता है एंड देन अपना सेल के अंदर ग्लूकोज या तो यूज होगा या फिर स्टोर होगा, ठीक है। अब आपको एक प्रॉब्लम समझनी है, हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर आपकी पैंक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन कम कर दे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप खाने पे तो कंट्रोल है नहीं, आप इनटेक तो एक्स्ट्रा ही कर रहे हो हमेशा, और इंसुलिन कम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा ही कुछ होगा। प्रोलॉन्ग्ड हाइपर ग्लाइसेमिया, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबे समय तक, ऐसा हाइपरग्लाइसेमिया 1-2 दिन 4 दिन के केस में नहीं होता, लंबे समय तक अगर ऐसा रहा। इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड मोर देन 180 क्या मिलीग्राम पर डेसिमल, क्या होता है, डेसीलीटर होता है, अपने वो यूनिट पढ़ा हुआ है ना। तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर में ले जाता है जिसका नाम क्या है, डायबिटीज मिलेटस। एक डायबिटीज क्या पढ़ा था, वो किसकी वजह से होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। ये डायबिटीज मिलेटस किसकी वजह से होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। एडीएच कौन सिक्रीट करता है, ठीक है, हाँ, हाइपोथैलेमस ही बनाता है। तो ये वो हाइपोथैलेमस, वो आपका पिट्यूटरी का डिसऑर्डर है, ये किसका डिसऑर्डर है, पैंक्रियास का डिसऑर्डर है। दोनों डायबिटीज के केस ले जाएंगे, डायबिटीज के कंडीशन में ले जाएंगे, लेकिन उनका रीजन अलग अलग है। मोस्टली जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है, डायबिटीज मिलेटस, और इसमें विच एसोसिएट विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन, ये सबसे बड़ा इसका सिम्टम है। ऐसे जिसको डायबिटीज मिलेटस होता है उनके यूरिन के साथ ग्लूकोज आता है थोड़ा बहुत। तो अपन ने ये बात की थी ना कि ऐसा कोई यूरिनेट करे और उधर आपको कुछ वो एंड्स दिख जाए तो मतलब वो उधर ऐसे पर्सन ने जरूर आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यूरिनेट करा है जिसको डायबिटीज मिलेटस है। आप कभी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करा होगा तो आपको ये बात जरूर समझ आई होगी। हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज, ये कीटोन बॉडीज भी बनता है, तो ऐसे लोगों में स्टोन का भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी आता है डायबिटीज वालों को। डायबिटिक पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। अब जैसे मान लो कि किसी को डायबिटीज मिलेटस हो गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा और उसके सिम्टम्स वो आएंगे तब जाएगा कि ये परेशानी, डॉक्टर को लगा कि भाई चलो इसको ये इंसुलिन का दिक्कत हो रहा है
है ना। तो डॉक्टर दो ऑप्शन देता है। एक पहला ऑप्शन, जब पहली बार जाओगे उनको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मिलेटस ही है, तो कहेगा कि आप अपने खाने पे कंट्रोल करो। हाँ, कम मीठा नहीं, मीठे से कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट कम खाओ। वो कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू कम खाओ, रोटी कम खाओ, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट कम मिलता है, उन सबको कम कम खाओ। फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, ऐसा कुछ वो बताएगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, उसको मान लिया और अब जीवन में अप्लाई कर लिया, तो ठीक है, फिर बच जाओगे। जब तक आप कम खाओगे परमानेंट। हाँ, रहेगा मतलब, अरे ये क्या है, ये इनटेक का ही तो प्रॉब्लम है। हाँ, जिसका, हाँ जी, अरे रुक तो जा भाई, तू, दो तरह का प्रॉब्लम होता है डायबिटीज। एक, पैंक्रियाज का अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए, हाइपोसिक्रीशन का मतलब जितना सिक्रीशन होना चाहिए उससे कम हो जाए, तब तो आप जाओगे, चाहे नॉर्मल हो इनटेक, फूड इनटेक कर रहे हो या फिर एबनॉर्मल इनटेक कर रहे हो, तब तो होना ही होना है। ये जेनेटिक होता है। ये कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर किसी आपके पेरेंट्स में है तो वो आपको होएगा। इंसुलिन कम बनेगा। हाँ, अगर बाद में हुआ है कि फूड हैबिट चेंज होने की वजह से, तो उसको, वो आप में इनहेरिट नहीं होगा। हाँ जी, नहीं, जेनेटिक ना हो तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको प्रॉब्लम डिस्टॉर्टेड ये फूड इनटेक की वजह से हुआ है, तो वो अपना वो भुगतेंगे, उनका खत्म होते ही आप तक वो ट्रांसमिट नहीं होगा। उनको अगर आप सोचो कि ट्रीट करके हम, मतलब ये कि फूड इनटेक को रेगुलेट करके ठीक कर लें, तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा करना पड़ेगा कि जो डाइट है, क्योंकि तब ये पता चलता है जब मिडिल एज क्रॉस कर चुके होते हैं। अब मिडिल एज के बाद बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, मतलब उतना जरूरत नहीं है जितना आपको खाने और न्यूट्रिएंट की जरूरत है, उतना मुझे नहीं है। तो बुढ़ापे में आपके अगर